बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हर रोज की तरह आज भी काम की तलाश में घर से निकला। पिछले एक हफ्ते से दुकान बंद कर रखी थी क्योंकि कोई गाहक ही नहीं आता था। पेशे के एतबार से मैं एक दर्जी हूँ। शुरू शुरू में तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, मगर फिर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ग्राहकों ने आना बंद कर दिया और मेरी दुकान नुकसान में जाने लगी। इसलिए मजबूर होकर मैं अब कोई और काम तलाश करने निकल जाता। कभी दिहाड़ी लग जाती और कभी ना लगती। एक दिन एक बंगले पर काम का मौका मिला। वो बहुत अमीर लोग थे और अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन पर दोबारा काम करवाना चाह रहे थे। उस दिन हम काम कर रहे थे कि अचानक नीचे से शोर और हंगामे की आवाज सुनाई दी। मैंने नीचे देखा तो साहब की बीवी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके हाथ में एक सूट था और वो मुलाजिम पर बरस रही थी कि मेरा इतना महंगा सूट था, तुमने किसी अनाड़ी दर्जी से सिलवा दिया है। उसने मेरा सूट खराब कर दिया है। अब शाम को मैं क्या पहनकर दावत में जाऊंगी? जाओ, इसे ठीक करवा कर लाओ। मालकन ने सूट जोर से जमीन पर फेंका। बेचारा मुलाजिम चुपचाप डांट सुन रहा था। उसने सूट उठाया और चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में वही सूट था। आकर शर्मिंदगी से कहने लगा, मालकन, उस दर्जी की दुकान बंद थी। साहब की बीवी का पारा चढ़ गया और वो बेचारे को बातें सुनाने लगी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो नीचे उतर आया और कहा, बेगम साहिबा, अगर आप कहती हैं तो मैं इस सूट को ठीक कर देता हूं। मैं एक दर्जी हूं। उसने मुझे घूरते हुए सूट दे दिया और कहा, याद रखो, अगर ठीक ना हुआ तो तुम्हारी आज की दिहाड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरे लिए वो कौन सा मुश्किल काम था। 1 घंटे में ही बेगम साहिबा का सूट वैसे ही कर दिया जैसे वो चाहती थी। मालिकन मेरे काम से बहुत खुश हुई। मुझे उस सूट की सिलाई के बराबर पैसे इनाम में दिए और कहा, छोड़ो सब काम, तुम मेरे दर्जी बन जाओ। मेरे कपड़े सिलाई करना और मैं बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मैंने हामी भर ली और मालिकन के लिए काम करने लगा। मालकन अक्सर दूसरे मुल्कों में भी जाती रहती थी। वहां वो मुख्तलिफ फैशन शोज में शिरकत करती रहती थी। मेरे सिले हुए कपड़े पहनकर वो सबकी नजरों में आ जाती थी और सब उससे पूछते रहते थे कि तुम कपड़े किससे सिलाई करवाती हो। मालकन अब मुझे भी अपने साथ ले जाती थी। मुझे भी पाकिस्तान के बाहर की दुनिया देखने का मौका मिल रहा था। एक बार हम दुबई गए। वहां एक फैशन शो में एक बहुत ही मोटी औरत मेरी मालिकन के पास आई और कहा कि तुम जिस दर्जी से कपड़े सिलवाती हो वो दर्जी मुझे दे दो। मैं इन दोनों की बातें सुन रहा था। मेरी मालिकन ने मना कर दिया तो जाने उस मोटी औरत ने मेरी मालिकन के कान में क्या कहा। वो राजी हो गई और मेरे पास आकर कहा, अब तुम यहीं दुबई में रहो, अपनी जिंदगी बनाओ, यहां तुम्हारी बहुत कद्र होगी। मैं क्या कहता, मुझे तो रोजी रोटी कमानी थी। फिर चाहे वो दुबई हो या पाकिस्तान, क्या फर्क पड़ता है। बेगम साहिबा वापस चली गई और मैं मुझे उस मोटी औरत ने दुबई के एक अच्छे से इलाके में दुकान खुलवा दी। मैं बहुत तजस्सुस का शिकार था कि इसको मेरे साथ ऐसा क्या खास काम है कि इसने मुझे यहां रोक लिया और इतनी मेहरबान हो रही है। जरूर कुछ था जो मुझे अभी मालूम नहीं था। मैंने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। 10 दिन बाद वही अमीर अरबी औरत आई जिसकी वजह से मैं यहां पर था। उसने आते ही एक बेशकीमत कपड़ा मेरे सामने रखा। वो कपड़ा बहुत महंगा था। मुझे कहने लगी, शाम तक ये सूट मुझे सिलाई करके खुद देने आना। कपड़े सिलाई करवाने से पहले ही उसने मुझे अच्छी खासी रकम सिलाई के एवज में दी। मैंने शाम तक उसका सूट सिलाई किया और उसे देने चला गया। अगले दिन वो फिर से आई और एक और महंगा सूट शाम तक सिलाई करने का कहा। वो मुझे खास तौर पर कहने लगी कि अगर तुम खुद ये कपड़े लेकर आया करो, किसी दूसरे के हाथ भेजोगे तो मैं वापस भेज दूंगी। इसलिए मैं उस दिन भी उसको कपड़े देने गया
और ये देखकर दंग रह गया कि उसने उसी वक्त मुझसे कपड़े लिए और अंदर जाकर पहन लिए, और कल जो जोड़ा मैंने सिलाई करके दिया था और उसने सिर्फ आज के दिन ही पहना था, वो लाकर बास्केट में फेंक दिया। वो बहुत मोटी थी, लेकिन हद से ज्यादा अमीर। उसकी उम्र इतनी तो थी कि उसका शौहर होता और 2-4 बच्चे भी होते, लेकिन इधर उधर देखने के बावजूद मुझे घर खाली नजर आया। यहां तक कि कोई मुलाजिम भी नजर न आया। ये बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि वो वहां अकेली ही रह रही थी। खैर, मैंने ज्यादा ना सोचा और वापस अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन वो मोटी औरत फिर से आई और फिर से एक महंगा कपड़ा दे गई और साथ ही रोजाना की तरह ताकीद की कि खुद देने आना। मैंने सारे काम छोड़कर सबसे पहले उसके कपड़े सिलाई किए और शाम को उसे देने के लिए उसके घर चला गया। उसने मुझसे नया सूट लिया और अंदर चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो उसने वही नया सूट पहना हुआ था जो मैं अभी अभी लाया था। उसने कल वाला सूट जो सिर्फ एक ही बार पहना था वो बास्केट में फेंका और मुझे पैसे देकर रवाना कर दिया। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं उस बेगम साहिबा को कहूंगा कि आप मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिया करें जो फेंकती हैं। इसलिए अगले रोज जैसे ही मैं उसको कपड़े देने गया तो उससे उसके पुराने कपड़े मांगे, मगर उसने मना कर दिया। कहने लगी, तुम्हें मैं इतनी महंगी सिलाई इसलिए देती हूं कि तुम फिर से मुझसे मेरे पुराने कपड़े मांग सको। सुनो, मैं अपने पुराने कपड़े किसी को नहीं दे सकती, ना तुम्हें और ना किसी और को। वो सिर्फ फेंकने के लिए हैं। मैं मुंह बनाते हुए पलट आया कि अजीब पागल औरत है। रोज नया सूट सिलवाती है और एक बार पहनकर उसे फेंक देती है। जाने इसके घर वाले या इसका शौहर इसे रोकते क्यों नहीं। वो औरत इंतहाई मोटी थी और मुझसे रोज नया डिजाइन सिलवाती थी। इंतहाई महंगे और फैशनेबल कपड़े जो वो पहनती भी एक बार ही थी। मैं जब भी उसके पुराने कपड़े मांगता वो मना कर देती और मैं मायूस होकर पलट आता। इतने महंगे महंगे कपड़े जिन पर अक्सर मोती लगे होते और किसी पर सोने का काम हुआ होता, लेकिन उसका दिल एक बार भी ना कांपता और वो बड़े आराम से लाकर बाहर बास्केट में फेंक देती थी। दुबई में फैशन शोज आए दिन होते रहते थे और वो मुझे कभी कभी अपने साथ फैशन शोज पर भी ले जाया करती थी ताकि मैं वहां देख सकूं कि कौन से डिजाइन मॉडल्स पहन कर आ रही हैं, ताकि मैं बाद में उसी डिजाइन को कॉपी करके उसके कपड़े सी सकूं। एक बार मैं ऐसे ही एक फैशन शो पर मैडम के साथ गया था। वहां मोटी औरतों की रैंप वॉक जारी थी। मैंने वहां एक औरत को देखा तो चौंक गया। चौंकने की वजह उसका लिबास था। उसने वैसा ही सूट पहन रखा था जैसा मैंने एक हफ्ते पहले मैडम का सिया था। उसने मेरा डिजाइन चोरी किया था या पूरा सूट ही। वो देखने से तो बड़ी अमीर औरत लग रही थी, फिर भला उसे मैडम के फेंके हुए कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी। हो सकता था ये उसका अपना सूट हो और उसने किसी और से सिलवाया हो। मैं बहाने से उस औरत के करीब गया और उसके कपड़ों की तारीफ करते हुए पूछा, आपने ये कपड़े कहाँ से सिलवाए। कपड़े को छूकर और सिलाई के अंदाज को देखकर मुझे पता चल गया था कि ये मेरे हाथ से सिला सूट है। मैडम ने आदत के मुताबिक एक दिन पहनकर उसे फेंक दिया था और मेरे बहुत मांगने पर भी नहीं दिया था। लेकिन ये इस औरत के पास कहां से आया। मैंने पूछा तो वो कहने लगी, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ये बहुत अजीब बात थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अमीर औरत जो लिबास एक बार पहनकर फेंक दे, वही लिबास दूसरी अमीर औरत पहन ले। मुझे तो शक हो रहा था कि वो औरत झूठ बोल रही होगी। उसने वो लिबास उठा लिया होगा, मगर उसके गले में पहनी हुई डायमंड की ज्वेलरी इस बात का सबूत थी कि वो अमीर खातून है। मैंने जाकर मैडम को वो औरत और उसका सूट दिखाया और कहा, वो देखें, वो आपका सूट ही है ना जो मैंने सिया था। वो कहने लगी, अब रोज का तो मैं एक जोड़ा बदलती हूं, अब मुझे क्या मालूम
मैं सख्त कशमकश का शिकार था। मेरा दिल कह रहा था कि वो मेरे हाथ का सिला हुआ जोड़ा है, और बेगम साहिबा कह रही थी कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसके पास कौन कौन से जोड़े मौजूद हैं। एक तो पता नहीं मैडम के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। सुबह के 10-11 बजे तो वो मेरे पास आती थी, और जब मैं 4 घंटों बाद उसका सूट सिलाई करके उसे देने जाता था तो वो तब भी घर पर होती थी। सिर्फ जब फैशन शो पर जाना होता था, सिर्फ तब वो घर से निकलती थी, वरना सारा दिन घर में ही गुजार देती थी। मुझे मालूम हुआ था कि उसके शौहर ने उसके मोटापे की वजह से दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए अब वो बहुत दुखी रहती थी। मुझे उसकी कहानी सुनकर अफसोस हुआ था। एक दिन जब मैं उसको सूट देने गया तो मैंने पूछा, मैडम ये क्या राज है कि इतने महंगे कपड़े सिर्फ एक बार सिलवा कर आप फेंक देती हैं? कोई खास वजह है क्या? मुझे ऐसे लगा जैसे मैडम मुझे बताते बताते रुक सी गई। फिर बात बताते हुए बोली, बहुत दौलत है मेरे पास, इसको खर्च करने का कोई तो बहाना चाहिए ना, तो मैं अपने पैसे कपड़ों पर खर्च कर लेती हूँ। तुम अच्छे कपड़े सिलाई करते हो, मेरी मर्जी के, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे देती हूँ, वरना मुझे दर्जियों की कमी नहीं। कुछ अरसा यूं ही चलता रहा। वो रोज एक महंगा लिबास सिलवाती और उसे फेंक देती। कई बार मेरा दिल चाहता था कि मैं उसके फेंके हुए कपड़े चोरी चोरी उठा लूं, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए बस दिल में ख्वाहिश करके रह जाता। एक दिन तो एक निहायत अजीब वाक़या हुआ, जिसको देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। हुआ कुछ यूं कि मैडम मेरे पास आई और मुझे बोली कि मेरे लिए 10 काले रंग के सूट सिलाई करो, एक जैसे डिजाइन के, सिर्फ 3 दिनों में। मैंने अपने साथ काम करने वाले लड़कों के साथ 3 दिन लगाकर 10 काले रंग के सूट सिलाई किए। उसने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया था, मेरी समझ से बाहर था। एक जैसे 10 सूट, एक अक्लमंद इंसान तो ऐसा करके अपना नुकसान नहीं कर सकता था, मगर मैडम को पहले कौन सा अपना नफा और नुकसान की परवाह थी जो अब होती। मैं मैडम को सिले हुए सूट देने गया तो उसने एक नजर भी उन कपड़ों की तरफ न देखा। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ऐसा क्यों? कहने लगी, इसलिए कि मैं 3 दिन में ये 10 जोड़े बदलूंगी। ये 3 दिन मेरे सोग के दिन हैं। तुम इन तीनों दिनों में छुट्टियां करो मेरी तरफ से। मुझे लगा था शायद उसने अपनी दोस्तों को ये सूट तोहफे में देने होंगे, इसलिए एक जैसे सिलवाए हैं, मगर ये सोग वाली बात कहां से आ गई? खैर, मैं तो मुलाजिम बंदा था, इसलिए वापस आ गया। अगले दिन की बात थी। मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि अचानक एक काले सूट में नजर पड़ी। लगता था मैं 10 की बजाय 9 सूट दे आया था। मैंने जल्दी से वो एक सूट शॉपर में डाला और मैडम के घर चला गया। मैडम को सूट देकर मैं वापस जाने लगा था कि मेरी नजर बास्केट पर पड़ी। वो कपड़ों से भरी हुई थी। शायद मैडम उसे अब कहीं फेंक देती। मैडम अंदर चली गई तो मैं वापस जाते हुए जल्दी से बास्केट के पास रुका और 3-4 जोड़े जल्दी से उठाकर अपने शॉपर में डाल लिए। मैंने सोचा था कि मैं ये कपड़े अपनी बीवी के साइज के करके उसे गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी दुकान पर जाकर उन कपड़ों को खोल कर देखा तो कदमों तले से जमीन खिसक गई। उन कपड़ों के अंदर से बाल निकले थे। उसके साथ ही ये देखकर भी मैं दंग रह गया था कि उन कपड़ों के किनारों को कैंची से काटा गया था। मैं तो ये देखकर डर गया कि ये क्या मामला है। क्या मैडम अपने सभी कपड़ों के साथ ऐसा ही करती? इससे अच्छा तो किसी जरूरतमंद को दे देती। चूंकि मैडम काफी मोटी थी और मेरी बीवी पतली, इसलिए मैंने काट छाट अपनी बीवी के लिए बहुत अच्छा और जबरदस्त सूट बना लिया। कपड़ों से बाल निकालने का मतलब हमारे मुल्क में तो यही समझा जाता था कि उन कपड़ों पर जादू किया जाता हो। वो बालों वाला सूट मैंने ऐसे ही फेंक दिया था। पता नहीं कोई मैडम पर जादू कर रहा था या मैडम किसी पर जादू कर रही थी। दोनों सूरतों में ही वो सूट मेरे लिए खतरनाक था, इसलिए वो लपेट कर कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले 2 दिन मैडम की तरफ से खामोशी छाई रही। जाने वो किस चीज का सोग मना रही थी जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। 3-4 दिन गुजर गए।
मुझे लगा कि मैडम का शौक खत्म होगा तो वो फिर से सूट सिलवाना शुरू कर देंगी, लेकिन वो ना आई। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी कि ना वो मेरी दुकान पर आ रही हैं और ना ही मेरा फोन उठा रही हैं। मैं शाम को दुकान बंद करके मैडम का हाल चाल पूछने उनके घर गया तो मैडम को देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैडम का वजन काफी कम हो गया था। वो बिल्कुल ठीक थी। कहने लगी, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारी दुकान पर आऊंगी। मैं वापस पलटने लगा तो खाली बास्केट देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने कभी ये बास्केट खाली नहीं देखी थी। मैंने पूछा, मालकन, आपके ये कपड़े कहाँ गए जो इस बास्केट में होते हैं? वो कहने लगी, हर जुमेरात की रात मैं अपने सारे कपड़ों को बाहर पिछली तरफ रख आती हूँ। कल जुमेरात थी, इसलिए मैं अपने सारे कपड़े वहीं रखाई। उसके बाद उन कपड़ों का क्या होता है मुझे कुछ इल्म नहीं। मैं मैडम के घर से निकला तो पिछली तरफ चला गया, जहां कल रात मैडम ने अपने सारे कपड़े रखे थे, ताकि मुझे वहां से फिर कुछ कपड़े मिल जाते तो मेरी बीवी के लिए 2-4 जोड़े बन जाते। लेकिन वहां जाकर देखा तो वहां कोई सूट नहीं था। लगता था कोई कपड़े उठाकर ले गया था। ऐसे महंगे और ब्रांडेड कपड़े कौन छोड़ता है? मैं मायूस होकर वापस पलट आया। उस हफ्ते एक फैशन शो था जिसमें नई डिजाइनर्स के कपड़े के डिजाइन लॉन्च किए जा रहे थे। आज के इस फैशन शो की खास बात यह थी कि एक एक डिजाइनर की 10-10 मॉडल्स ने एक ही रंग के लिबास पहने हुए थे। किसी ने सफेद तो किसी ने सुर्ख रंग के लिबास अपनी मॉडलों को पहनाए हुए थे। सबसे आखिर में जो मॉडल्स वॉक करने आई, उन्होंने काले रंग के लिबास पहने हुए थे। 10 मॉडल्स और सभी स्याह रंग में मलबूस। अचानक मुझे कुछ याद आने लगा। 2 हफ्ते पहले मैडम ने मुझसे इसी रंग और स्टफ में तो अपने कपड़े सिलवाए थे, जो बाद में फेंक दिए गए थे। फिर वही कपड़े इन मॉडल्स के जिस्मों पर कैसे थे? मैं हैरान रह गया था। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि शो टॉपर भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिसने मेरे सिले हुए कपड़े पहन रखे थे। मामूली सी रद्द-बदल के साथ उनको बहुत खूबसूरती से बदल दिया गया था, मगर मैं अपने हाथ की एक एक सिलाई को पहचानता था। मैं धोखा खा ही नहीं सकता था। सवाल यह था कि क्या इस डिजाइनर ने ही वो कपड़े चोरी किए थे? मैंने शो खत्म होने के बाद उस डिजाइनर लड़की के पास जाकर कहा, मैं जानता हूं ये आपके डिजाइन करदा कपड़े नहीं हैं। वो मेरी बात सुनकर घबरा गई और उसकी रंगत फक हो गई। ताहम वो कहने लगी, कौन हो तुम और इस तरह का इल्जाम तुम मुझ पर कैसे लगा सकते हो? मैंने कहा, इसलिए कि ये सारे डिजाइन मेरे हैं। मैंने इन कपड़ों को सिया था अपनी मैडम के लिए, जिन्होंने इन कपड़ों को सिर्फ कुछ देर सोख की हालत में पहनकर फेंक दिया था। यकीनन आपने वहां से उठा लिए होंगे जहां फेंके गए थे। आप एक डिजाइनर नहीं, एक चोर हैं, और मैं सबको ये बात बताऊंगा। वो लड़की मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे नहीं पता ये कपड़े किसने सिए, कहाँ इनकी क्या कहानी है। बात यह है, ये शो से ऐन 2 हफ्ते पहले मेरे तैयार किए हुए कपड़े चोरी हो गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मुझे किसी से पता चला कि एक लड़की डिजाइनर है और वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी मॉडल्स के लिए कपड़े तैयार कर सकती है। तो मैंने उससे राब्ता किया। उस लड़की ने मुझे ये सारे कपड़े 1 हफ्ते पहले ही ऑर्डर पर तैयार करके दिए हैं और भारी कीमत ली है मुझसे। तुम्हें जो पूछना है उस लड़की से पूछो, मैंने तो उससे खरीदे थे। मैंने उससे उस लड़की का एड्रेस पूछा तो कहने लगी, उसका एड्रेस तो मेरे पास नहीं है। मेरी उससे फोन पर बात हुई थी और वहीं पर सारे मामला तय हुए थे। मैंने उस लड़की का फोन नंबर ले लिया। ये कौन थी जो मेरे सिले हुए और मैडम के पहने हुए कपड़ों को बेचकर लाखों रुपए कमा रही थी? मैंने जब उस नंबर पर फोन किया तो वो बंद निकला। अब उस लड़की को पकड़ने का एक ही हल था, और वो ये कि मैं उसके लिए जाल बिछाता। मैडम फिर से वही रूटीन शुरू कर चुकी थी, रोज एक सूट सिलवाने वाली। मैंने इस बार पूरा ध्यान रखा था कि कब जुमेरात का दिन आता है। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा। जब मैंने मैडम को अपने घर से बाहर निकलते देखा, उसके हाथों में कपड़ों वाली बास्केट थी
और वो सारे हफ्ते जो उसने एक हफ्ते में नए सूट सिलवाए थे, वो सिर्फ एक ही बार पहने थे, और सारे कपड़े अपने घर की पिछली तरफ फेंक कर अपने घर चली गई। मैडम ऐसा क्यों करती थी? उसने कभी नहीं बताया था। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। मुझे उस लड़की का इंतजार था जो इन कपड़ों को लेने यहां आती। मुझे इंतजार करते ज्यादा देर नहीं हुई थी। रात के गहरा होते ही एक लड़की वहां आई और सारे कपड़े उठाकर वहां से चली गई। मैंने भी उसका पीछा शुरू कर दिया। मैं देखना चाहता था कि वो इन कपड़ों को लेकर कहाँ जा रही है। मैं उसके पीछे चलते हुए उसके ठिकाने पर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने खिड़की से देखा तो मैं दंग रह गया। उस लड़की के कमरे में हर तरफ कपड़े लटक रहे थे, और मैं अक्सर कपड़ों को देखकर पहचान गया था। वो मैडम के थे। उसने अभी वाले कपड़े जो अभी वो लाई थी, उसने वो भी वहीं लटकाने शुरू कर दिए। फिर उसने एक जगह कॉल की और कहा, आपके कपड़े तैयार हैं, कल पार्सल मिल जाएगा। उस लड़की ने मैडम के एक सुर्ख सूट पर थोड़ी सी परफ्यूम छिड़क कर पार्सल पैक करना शुरू कर दिया। अब मैं सारी कहानी समझ चुका था कि क्या चक्कर है। ये लड़की मालकन के घर की पिछली तरफ से कपड़े उठाकर लाती है और इनमें मामूली सी रद्दोबदल के साथ अपने नाम से आगे बेच देती थी और लाखों कमा रही थी। इस लड़की को कुछ कहा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो किसी के फेंके हुए कपड़े थे। कौन सा कोई चोरी करके लाती थी? ये सब मैडम का कसूर था। वो क्यों इतने महंगे कपड़े यूं ही फेंक देती थी? मैं अगले दिन मैडम के घर बताने के लिए चला गया। मैडम के घर उस वक्त कोई भी नहीं होता था। मैंने बेल बजाई तो मैडम दरवाजा खोलने आई। मुझे उस वक्त खिलाफे मामूल देखकर वो हैरान रह गई। कहने लगी, तुम इस वक्त क्या करने आए हो? मैंने कहा, आपको बहुत जरूरी बात बताने आया हूं। मैडम मेरे आने से पहले शायद वर्जिश कर रही थी, तभी उनका सांस फूला हुआ था। मैं अंदर गया और मैडम को सारी बात बताई कि कैसे एक लड़की उनके एक बार के पहने हुए कपड़े अपने नामों से लाखों में बेच रही है। मैडम ने कहा, ठीक है, मैं शाम में तुम्हारे साथ उस लड़की के पास जाऊंगी और उससे अच्छे से पूछूंगी, लेकिन अभी मेरी एक मेहमान आई है, फिलहाल मैं कहीं नहीं जा सकती। मैंने जाने का इरादा किया, लेकिन उसी वक्त अंदर से मैडम की मेहमान बाहर आई और पूछने लगी कि क्या हुआ है, कौन आया है गेट पर। मेरी नज़र जो ही उस मेहमान पर पड़ी, मैं चौंक गया। ये लड़की तो वही थी जिसका मैं कल पीछा कर रहा था। ये यहाँ क्या कर रही है? ये मैडम की मेहमान कैसे हो सकती है? हैरत से मुझे झटका लगा जब मैडम ने उसके सामने गर्दन झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं बस आ रही थी। मैं परेशानी से उन दोनों को देख रहा था कि मैडम उस लड़की को गुरुजी क्यों कह रही थी। मैडम उसके साथ अंदर जाते मुझे बोली, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। मेरे सामने वो दोनों अंदर चली गईं। मेरा तजस्सुस से बुरा हाल था कि अंदर चल क्या रहा है। वो धोखेबाज लड़की मैडम की गुरु बनी हुई थी, यानी कुछ बड़ा प्लान कर रही थी वो। मैंने वापस जाने की बजाय अंदर कदम बढ़ा दिए। मैडम ने तो ध्यान से सुना ही नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूं, बस जल्दी से उस लड़की को लेकर अंदर चली गई थी। मैंने लाउंज के दरवाजे से अंदर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था। वो लड़की मजे से मैडम के कुछ कपड़ों और ज्वेलरी का जायजा ले रही थी, और मैडम आंख बंद किए योगा करने की मशक कर रही थी। उस लड़की ने वो कपड़े और ज्वेलरी अपने बैग में रख ली और मैडम को कहा, अपनी आंखें खोल लो, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे। उसी वक्त मैं भी अंदर चला गया और मैडम को कहा, ये लड़की चोर है। मैडम बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये मेरी गुरु हैं, मेरा वजन कम करने के लिए मुझे वर्जिश कराने आती हैं, और तुम इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इसका बैग चेक करें, क्योंकि यही वो लड़की है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि आपके कपड़े अपने नाम से अपनी बुटीक पर रख कर आगे बेचती है। अभी भी इसने चोरी चोरी आपके कुछ कपड़े और ज्वेलरी अपने बैग में रख दी है, चेक कर लें। उस लड़की का चेहरा धुआं धुआं हो गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, मगर मैंने उसे पकड़कर उसका बैग मैडम के सामने खोल दिया, जिसमें से मैडम की चीजें निकली। मैडम की आंखों में बेयकीनी थी, उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगी,
पिछले 3 माह से मैं तुम्हारी हर बात मानती रही और तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैं तुम्हें गुरु कहती रही, समझती रही तुम एकदम मुझे पतला कर दोगी, मगर तुम उल्टा मुझे लूट रही थी। मैंने उस वक्त पुलिस को फोन किया और वो उस लड़की को फ्रॉड के जुर्म में पकड़ कर ले गए। मैडम ने मुझे सारी बात बताना शुरू की। मेरे शौहर ने मेरे मोटापे की वजह से दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। तभी ये लड़की मुझे एक तांत्रिक बनकर मिली थी। मैंने इसे अपना मसला बताया तो कहने लगी, मैं 6 माह में तुम्हारा वजन कम करके दिखाऊंगी, बस तुमने मेरी हर बात पर अमल करना है और कोई सवाल नहीं करना। मैं मान गई। इसने कहा, सबसे पहले मुझे 6 माह रोज एक महंगा सूट सिलवा कर पहनना होगा और एक बार पहनकर उसे फेंक देना है। उसने कहा था कि सूट किसी को देना नहीं, इसलिए जब तुम मांगते थे तो मैं मना कर देती थी। उस लड़की ने कहा था, जब पूरे हफ्ते के सूट इकट्ठा कर लो तो किसी एक सूट में अपने बालों की एक लट काट कर और उस पर वजीफा पढ़कर रख कर अपने घर की पिछली जानिब रख देना है। उसके बाद तुमने इन कपड़ों के बारे में कुछ नहीं सोचना। उसका कहना था कि रोजाना इस तरह करने से, अपने कपड़ों की कुर्बानी देने से मेरे जिस्म की चर्बी कम हो जाएगी। फिर ये कभी कभी मेरे घर भी आया करती थी और मुझे योगा करवाती थी। मैं जिस दिन सोग में थी उसकी वजह यह थी कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक भिजवा दी थी, इसलिए बस इसके कहने पर 10 जोड़े काले रंग के सिलवाए। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या ठीक है और क्या गलत। मैं बस पागलों की तरह वो करती गई जो वो मुझसे कहती गई। बाद में पुलिस ने उस फ्रॉड लड़की का बयान लिया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहने लगी कि मैं एक गरीब लड़की हूं और मेरा शौक था कि मैं बुटीक खोलूं, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर मैंने छोटे मोटे फ्रॉड करके पैसे कमाना शुरू किए। जो अमीर लोग अपनी जिस्मानी अयूब की वजह से डिप्रेशन में रहते थे, बोर एहसास कमतरी का शिकार रहते थे, मैंने उनको टारगेट करके उनसे उनका ऐब दूर करने की बजाय पैसे बटोरने शुरू कर दिए। तभी मुझे ये आइडिया आया जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े अपने स्टोर की जीनत बना सकती थी। मोटी लेकिन अमीर औरतों को मैं पतला करने की शर्त यही बताती कि वो रोज अपना एक सूट सिलवाया करें। इस तरह रोज के मुझे 4-5 सूट मिल जाते। जो ज्यादा अच्छा होता वो मैं ऑनलाइन बेच देती और बाकियों पर मुख्तलिफ टैग्स लगाकर लाखों का बेचती। वो लड़की एक ही वक्त में कई मोटी औरतों को बेवकूफ बना रही थी। उनसे हासिल करदा महंगे महंगे सूट वो अपनी बुटीक पर रख देती। उस लड़की को जेल हो गई। मैंने मैडम को समझाया कि पतला होने के लिए आप सर्जरी करवा लें या फिर कुछ अरसा टिक कर वर्जिश और डाइटिंग करें और जिम ज्वाइन कर लें, लेकिन इस तरह फ्रॉड का शिकार न बने। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।